क्लास में मेनली हम लोग ये देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड वगैरह कैसे निकाला जाता है। ये सब हो रहा था कि हाउ टू फाइंड द एम्पलीट्यूड पार्ट एंड बाकी की चीज़ें। टाइम पीरियड तो अभी उतना हमने नहीं किया, टाइम पीरियड की प्रैक्टिस अभी नहीं की हम लोगों ने, वो अलग से क्वेश्चन है टाइम पीरियड निकालने वाला। मेन उसके ऊपर चल रहे थे कि फाई नॉट कैसे देखते हैं, फेस कांस्टेंट वगैरह कैसे देखा जाता है। दो स्पेशल केस जो बताए गए थे कि इक्विलिब्रियम से स्टार्ट करें और एक था कि बिल्कुल एलोंगेट करके और तब स्टार्ट करें। तो एक की इक्वेशन साइन ओमेगा टी की बन रही थी और एक की इक्वेशन कॉस ओमेगा टी, ये सब बन रही थी। तो उसी से ना रिलेटेड क्वेश्चंस और उसी से रिलेटेड कुछ और थ्योरीज हैं, उसके बाद टाइम पीरियड पे आएंगे। तो पहले तो जैसे एक प्रॉब्लम ये कही जाए कि ठीक है, मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ, उसको हिसाब से देखना। पॉजिटिव ही मानेंगे एक्चुअली। वो ये था ना कि बाय डिफॉल्ट साइन तो पॉजिटिव रखोगे। तो मेन एक बार फिर कह रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर यही चीज है, कल वाली क्लास और आज वाली क्लास में, प्रीवियस क्लास में तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि हम कब x बराबर a साइन ओमेगा टी रखते हैं और कब जो होगा x बराबर a कॉस ओमेगा टी रखेंगे। तो लास्ट क्लास का एक बार याद करो, लास्ट क्लास के दो स्पेशल केस में पहला वाला स्पेशल केस जो था, पहला वाला स्पेशल केस है, तो जब इक्विलिब्रियम से स्टार्ट होते हैं तो हम लोग साइन वाली इक्वेशन रखते हैं। तो फॉर द फर्स्ट पार्ट, क्योंकि हम मीन पोजीशन से एसएचएम को स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, तो टेन फाई नॉट वैसे भी याद करो, तो टेन फाई नॉट का फॉर्मूला था ओमेगा एक्स नॉट बाय वी नॉट। तो क्योंकि मीन पोजीशन पर एक्स नॉट जीरो होगा, बिकॉज एक्स नॉट का मतलब ये था कि स्टार्टिंग में डिस्टेंस फ्रॉम मीन, तो क्योंकि मीन से ही स्टार्ट कर रहे हैं एक्स नॉट होगा नहीं, फाई नॉट की वैल्यू जीरो आएगी। इसीलिए इक्वेशन ऑफ एसएचएम लिखा जाएगा ए साइन
ओमेगा टी, और ओमेगा को 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड कर देंगे। और सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में, क्योंकि एक्सट्रीम साइड से स्टार्ट कर रहे हो, जब एक्सट्रीम पोजीशन होगी तो वेलोसिटी 0 होगी। भाई जो अपना ये वाला कंसेप्ट था x बराबर a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट वाला, और साथ में tan फाई नॉट का रिजल्ट कि tan फाई नॉट वाज ओमेगा टाइम्स x नॉट बाई v नॉट। v नॉट का मतलब था इनिशियल वेलोसिटी, एक्सट्रीम एंड का मतलब होता है वहां पर वेलोसिटी नहीं होगी। तो सेकंड पार्ट में v नॉट 0 हो गया। सेकंड पार्ट में जब v नॉट 0 हो गया, इसका मतलब फाई नॉट पाई बाई 2 हो गया। फाई नॉट पाई बाई 2 हो गया तो इसका मतलब cos ओमेगा टी की इक्वेशन, तो x बराबर a cos ओमेगा टी। उसमें भी ओमेगा को टाइम रखेंगे। तो अब एक तरीके से अगर x बराबर 0 हमारा मेन पॉइंट है और स्टार्ट हम a वाले से कर रहे हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे, और इस क्वेश्चन में फर्स्ट वाले क्वेश्चन में x बराबर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और a/2 डिस्टेंस से ट्रेवल करना है। तो यहां से स्टार्ट करके जब आप a/2 डिस्टेंस से ट्रेवल कर जाओगे तो पोजीशन, क्योंकि याद करो हमने ये भी कहा था कि ये x पोजीशन बताता है हमें, कि डिस्प्लेसमेंट नहीं बताता आपको, ये पोजीशन बताता है। तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मान लो ये a/2 की जगह a/3 होता फॉर एग्जांपल, तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कहना चाह रहे हैं। सपोज a/3 डिस्टेंस चले गए, तो अगर आप मीन पोजीशन से स्टार्ट करके a/3 चल रहे हो तो a/3 हमारा डिस्टेंस भी होगा, पोजीशन भी होगी। तो इसमें तो हमें x की जगह रख देंगे a/3 इक्वल टू a एंड साइन ऑफ दिस 2 पाई स्मॉल t बाई कैपिटल T। और जब एक्सट्रीम वाले क्वेश्चन में सेकंड वाले पार्ट में अगर स्टार्ट यहां से कर रहे हैं और वहां से स्टार्ट करके a/3 डिस्टेंस चले आए डिस्टेंस, तो योर पोजीशन फ्रॉम इक्विलिब्रियम यू आर एट पोजीशन ऑफ 2a/3, और ये चीज हम x की जगह रख देंगे यहाँ पर। a/2 वाला क्वेश्चन होता तो a/2 रख देते हैं। मतलब ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं, कि स्टार्टिंग पोजीशन और स्टार्टिंग वेलोसिटी मिल करके ही फाई नॉट बताएंगे, है ना। फाई नॉट हमको क्वेश्चन में हमको देखना पड़ता है कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है और क्या उस समय कुछ वेलोसिटी थी या नहीं थी। तो क्योंकि मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन में या तो इनिशियली x नॉट 0 होता है या फिर इनिशियली, तो या तो फाई की वैल्यू कभी 0 आएगी या 90 आएगी। मेजर क्वेश्चन में कहीं कहीं पर हम बदल जाए तो अलग बात है। आगे हो जाएगा इसका सॉल्व। ठीक, इसका एक ना और चीज आती है, मतलब ये जो है फेज कांस्टेंट का बेसिक एप्लीकेशन, जो फेज कांस्टेंट का एक एप्लीकेशन तो स्टैक के क्वेश्चंस में है। फेज कांस्टेंट यानी फाई नॉट के ऊपर जो दूसरे दूसरे तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो दो एसएचएम्स को कंपेयर करने वाले ज्यादा होंगे। दो एसएचएम्स को कंपेयर करना और उनके बीच फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना सबसे ज्यादा एप्लीकेशन यहाँ पर है। फेजर मेथड वाला? नहीं, फेजर मेथड नहीं, कंपेयरिंग टू एसएचएम्स एंड फाइंडिंग देयर फेज डिफरेंस, क्योंकि फेज डिफरेंस फाइंड करने का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है, और कंसेप्ट ऑफ फेज डिफरेंस इंटरफेरेंस के चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि इंटरफेरेंस का पूरा पूरा लॉजिक फेज डिफरेंस के ऊपर है। भाई अगर आप रिकॉल करिए तो इंटरफेरेंस में YDSE जो था ना, वो 12th का अगर थोड़ा बहुत याद करो, ये दो स्लिट्स होती हैं, दोनों स्लिट से लाइट आती है, और किसी एक पॉइंट पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि दोनों लाइट के बीच में फेज डिफरेंस कितना बनेगा। तो उसको समझने के लिए, मतलब फेज डिफरेंस वाले न्यूमेरिकल्स करने के लिए फाई नॉट की अंडरस्टैंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको। फाई नॉट की अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे रहा हूं। मान लीजिए दो पार्टिकल्स अलग अलग एसएचएम कर रहे हो, एसएचएम ऑफ टू डिफरेंट पार्टिकल्स, दोनों के मीन पोजीशंस कॉमन है, मतलब x बराबर 0,
दोनों के मीन पोजीशंस हैं और दोनों के ऑसिलेशन करने का एम्पलीट्यूड वो भी सेम आ रहा है। मतलब एक तरीके से हर तरीका मतलब आप ये कह सकते हो कि पार्टिकल 1 एक्स एक्सिस पर ऑसिलेट कर रहा है, पार्टिकल 2 भी एक्स एक्सिस पर ऑसिलेट कर रहा है। जिन पॉइंट्स के बीच में हमारा पहला पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है उन्हीं पॉइंट्स के बीच में दूसरा पार्टिकल भी ऑसिलेट कर रहा है। दोनों पार्टिकल सेम पॉइंट्स के बीच में ऑसिलेट कर रहे हैं। डिफरेंस सिर्फ ये है कि फर्स्ट पार्टिकल ने अपना एसएचएम स्टार्ट किया था, फर्स्ट पार्टिकल का एसएचएम स्टार्ट हुआ था एट पॉइंट x इक्वल्स टू a/2। दिस पॉइंट वाज द बिगिनिंग ऑफ ऑसिलेशन। यहां से बिगिन कर रहे हैं, वो स्टार्ट कर रहे हैं पहला पार्टिकल। और दूसरा पार्टिकल फॉर एग्जांपल जो सेकंड वाला पार्टिकल है, मान लीजिए वो भी यहीं से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट वो भी वहीं से कर रहा है a/2 से ही। बट डिफरेंस क्या है? द फर्स्ट पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम x बराबर a/2 टुवर्ड्स एक्सट्रीम साइड वेलोसिटी एंड द सेकंड पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट टुवर्ड्स द मीन पॉइंट। सो स्टार्टिंग पोजीशन सेम है बट स्टार्टिंग में जो ट्रेवल करने की डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। वन इज starting from this point towards the extreme side and second one is starting from this point towards the mean point। और जो velocities हैं इनकी वो दी गई कि the velocities are given as ओमेगा, या यूं कह लीजिए जो वेलोसिटी है वो इस तरीके से दी जा रही है, √3/2 times maximum velocity। They start with a velocity, रुको 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 कुछ गड़बड़ हो रहा है। √3/2 कैसे हो जाए? 2/√3 होगा, बिकॉज √3/2 1 से ज्यादा हो गया, तो मैक्सिमम वेलोसिटी के 1 से ज्यादा टाइम से कैसे हो सकती है? तो दे स्टार्ट विद दिस वेलोसिटी। नहीं यार एक रुको, हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, एक मिनट। √3/2 1 से छोटा ही तो आएगा। √3/2 तो सही लिख रहे थे। √3/2 है ना, उसको 1 से छोटा ही है, सॉरी। और ये भी उसी से स्टार्ट हुआ, सेकंड पार्टिकल भी उसी वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ, √3/2 टाइम्स मैक्सिमम वेलोसिटी से। तो पूछा जाता है कि व्हाट इज फेज डिफरेंस बिटवीन देयर ऑसिलेशंस। इसको यहाँ पर ध्यान से समझना। फेज डिफरेंस का कंसेप्ट अगर आप यहाँ समझ जाओगे तो गारंटीड वाईडीएसी इंटरफेरेंस वेव के चैप्टर में कहीं दिक्कत नहीं। फेज डिफरेंस का कंसेप्ट होता है दो ऑसिलेशंस के बीच में, और दो ऑसिलेशंस के बीच में फेज डिफरेंस क्यों हो सकता है? दो नहीं, वो नहीं, वे रुक जाओ, न्यूमेरिकल पे तो आएंगे, पहले आप लॉजिक बताओ कि दो ऑसिलेशंस में फेज डिफरेंस के रीजंस क्या हो सकते हैं? क्या रीजंस हो सकता है कि दो अलग अलग ऑसिलेशंस में फेज डिफरेंस आ रहा है? तो वो रीजन ये फाई नॉट वाला ही है कि फाई नॉट किस पे डिपेंड कर रहा है? स्टार्टिंग पोजीशन पे। और तो अगर दो ऑसिलेशंस इस तरीके से हैं कि उनके स्टार्टिंग पोजीशंस में डिफरेंस है, या फिर उनके स्टार्टिंग वेलोसिटीज में डिफरेंस है, या फिर इन दोनों में डिफरेंस है, तो मतलब क्या होगा कि उनके ऑसिलेट करने के फेज डिफरेंस में भी आएंगे, मतलब ऑसिलेशन में भी फेज डिफरेंस आएगा। अब वो कैलकुलेट कैसे होगा? तो हम ये मान के चल रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं कि दोनों पार्टिकल, सुनना भी यार, चीजें बदल सकते हैं हम लोग। हम ये मान के चल रहे हैं कि जिस फ्रीक्वेंसी पर ये ऑसिलेट कर रहा है वही फ्रीक्वेंसी इसकी भी है। मतलब दोनों के एसएचएम्स, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी में आइडेंटिकल है। डिफरेंस सिर्फ इस बात का है कि वो सेम पोजीशन से स्टार्ट करके अलग डायरेक्शंस में चलना चालू करते हैं। फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता ना तो फिर एक प्रॉब्लम और आएगी। फिर एक में यहाँ ω1 का टर्म आएगा और एक में यहाँ पर ω2। तो जब सेम फ्रीक्वेंसी के पॉइंट्स आएंगे तब तो आप फाई नॉट का डिफरेंस देखो। अब फाई नॉट पहले वाले केस में कितना बनेगा? tan फाई नॉट इन द फर्स्ट केस। तो फॉर फर्स्ट केस tan ऑफ फाई नॉट फॉर द फर्स्ट केस, तो ओमेगा x0 इज a/2 और इनिशियल वेलोसिटी √3/2। अब एक बार ये याद करो कि मैक्सिमम वेलोसिटी का भी फॉर्मूला लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है एसएचएम,
सर ए तो ओमेगा। मैक्सिमम तो ए ओमेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी ए ओमेगा, इससे फाई नॉट की वैल्यू आएगी। सिमिलरली दूसरे वाले पार्टिकल के लिए tan फाई नॉट निकालेंगे तो tan फाई नॉट बाई 2 फॉर द सेकंड पार्टिकल विल बी ओमेगा ए बाई 2 अपॉन ये भी √3/2 ए ओमेगा, लेकिन ये नेगेटिव साइड जा रहा है तो वेलोसिटी में माइनस साइन लगाएंगे। अब दोनों फाई की वैल्यू चेक कर लेते हैं। वो पहला वाला 30, दूसरा वाला -30, तो डिफरेंस हुआ 60 डिग्री। हम कहेंगे दोनों ऑसिलेशंस में 60 डिग्री का फेज डिफरेंस, दोनों ऑसिलेशंस में 60 डिग्री का फेज डिफरेंस है। अब इसमें ये भी बताना है कि ये जो फेज डिफरेंस दोनों ऑसिलेशंस के बीच में है 60 डिग्री का, ये मेंटेन रहेगा या नहीं, क्योंकि ये फेज डिफरेंस है जब उन्होंने अपना ऑसिलेशन स्टार्ट किया है। फेज तो हम लोग इनिशियल कंडीशन पर डिपेंड करता है, तो चेंज भी करेगा। हाँ, ये समझने वाला पॉइंट है, ऑब्वियस वाला नहीं है। मतलब जैसे हम कह रहे हैं कि जब उन्होंने अपना ऑसिलेशन स्टार्ट किया तो उस समय फेज डिफरेंस इनके हिसाब से, क्योंकि ये +30 डिग्री आ रहा है, ये -30 डिग्री आ रहा है, तो फेज डिफरेंस तो ये हो गया हमारा फाई नॉट 1 माइनस फाई नॉट 2। इट बिकम्स फाई नॉट 1 एंड माइनस फाई नॉट 2, ये हो गया, जिसका आंसर आ रहा है 60 डिग्री। तो क्या ऑसिलेशन के कुछ टाइम के बाद, मतलब जब इन्होंने अपना ऑसिलेशन स्टार्ट किया उसके 1-2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद, अगर हम फिर से इनके बीच में फेज डिफरेंस देखें तो वो बदलेगा क्या? नहीं। तो इसमें एक्चुअली ये जो फाई नॉट है ना, नहीं सुनो बच्चे, ये जो फाई नॉट है ये तो आपका कहलाता है इनिशियल फेज या फेज कांस्टेंट, लेकिन ये ओमेगा टी प्लस फाई नॉट जो पूरा देख रहे हो आप, दिस कंप्लीट टर्म ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, दिस इज कॉल्ड फेज एट सम टाइम टी। तो अगर हम टी सेकंड्स के बाद इनका फेज डिफरेंस निकालें, फेज डिफरेंस आफ्टर टी सेकंड्स, पहला वाला निकाला गया है टी बराबर 0 पे, बट अगर टी इक्वल्स टू टी पर पूछे कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस की तब वैल्यू लिखेंगे ओमेगा टी प्लस फाई नॉट 1 फॉर द फर्स्ट पार्टिकल एंड माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट 2 फॉर द सेकंड पार्टिकल। वैल्यू तो सेम ही आएगी नहीं? यस सर। क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है। तो ये मैं कह रहा हूं ऑब्वियस नहीं है कि हमेशा होगा। अगर यही दो पार्टिकल अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे चल रहे होते तो इनिशियल फेज डिफरेंस कुछ और होता, क्योंकि इनिशियल फेज डिफरेंस का मतलब टाइम का टर्म तो देखोगे नहीं उसमें, और आगे चल करके फेज डिफरेंस बदलता उनमें। और इसीलिए YDAC यानी यंग्स के एक्सपेरिमेंट में एक बात कही जाती है कि सोर्सेस कोहेरेंट होने चाहिए। जिन दो सोर्सेस का इंटरफेरेंस करवाया जाए वो कोहेरेंट रहे। कोहेरेंट का मतलब होता है सोर्सेस ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। आउटकम क्या होता है कि जब दो सेम फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेशंस में फेज डिफरेंस निकालोगे आप, सेम फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन का फेज डिफरेंस, तो वो किसी भी समय पे कैलकुलेट करेंगे सेम आंसर आएगा, यानी कि फेज डिफरेंस मेंटेन रहेगा उसका। दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेशन में भी फेज डिफरेंस निकाल सकते हो। दो अलग अलग ऑसिलेशंस के दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेशन में फेज डिफरेंस निकालोगे तो वो हर एक टाइम पर सेम आएगा या डिफरेंट आएंगे? फेज डिफरेंस बिटवीन द ऑसिलेशंस ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी डिफरेंट आएंगे। उसमें टाइम आता है ना। अभी तो टी कैंसिल क्यों हो जा रहा है? क्योंकि ये ओमेगा टी इस वाले ओमेगा टी से कैंसिल हो रहा है, बट यहाँ ओमेगा 1 होता है, यहाँ ओमेगा 2 होता है। तो फेज डिफरेंस तो दो चीजों पर डिपेंड करता है कि इनिशियल फेज डिफरेंस कितना है और फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस कितना है। और इस चीज को हम वेव के चैप्टर में, बीट्स वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, बीट प्रोड्यूस करना। तब कहा जाता है कि दो साउंड वेव अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की होती हैं, वो बीट को प्रोवाइड करते हैं। दो साउंड वेव अगर सेम फ्रीक्वेंसी के होते हैं तो वो इंटरफेरेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसलिए इस एग्जांपल को थोड़ा सीरियसली समझो, क्योंकि इस चैप्टर का तो पार्ट है ही है, बट ये वेव का भी पार्ट है, फाइंडिंग द फेज डिफरेंस। तो कंसेप्ट ऑफ फेज डिफरेंस इज बेसिकली फॉर टू डिफरेंट ऑसिलेशंस। दो ऑसिलेशंस होंगी तो उनका फेज डिफरेंस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब
ये तो मैंने बताया कि फेज डिफरेंस की हम लोग को आगे के चैप्टर में जरूरत पड़ेगी, तो हम इस तरीके से करेंगे। अब एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन, एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से होता है? मान लो अ क्वेश्चन ऑफ एप्टीट्यूड, मतलब इसी पे अगर पूछा जाए, एग्जाम टाइप क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, पेपर टाइप का क्वेश्चन है, तो ऐसे देखो, मान लें कि अगर ये प्लस ए, एक्स बराबर प्लस ए और एक्स बराबर माइनस ए, ये दो बिल्कुल ही एक्सट्रीम साइड्स है, और एक्स बराबर 0 हमारा मीन पॉइंट है। क्वेश्चन है अरे भी, है ना? एक पार्टिकल, एक नहीं, इनफैक्ट दो पार्टिकल्स है, यहाँ पर दो पार्टिकल्स हैं, और वो दो पार्टिकल्स हैं P1 एंड P2, और वो सेम पॉइंट से स्टार्ट हुए। P1 P2 दे स्टार्टेड फ्रॉम सेम पॉइंट, और वो पॉइंट x बराबर a/2। ये चीज हम जानबूझ करके ले रहे हैं ताकि पिछला वाला आंसर ले लें। P1 एंड P2, टू पार्टिकल, दे बिगिन एट द सेम पॉइंट। P1 goes to the right side and P2 goes to the left side. Two particles P1 P2, they start from the same point. P1 goes to the right and P2 goes to the left, and they begin with the velocities of same magnitude. They start with the same speed, and they start with the same speed, which is again √3/2 times maximum. सेम ही क्वेश्चन है। उसमें क्या था कि वो दो पार्टिकल अलग अलग लाइंस पर ऑसिलेट कर रहे थे, अब वो दो पार्टिकल्स एक ही लाइन पर ऑसिलेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली P1 और P2 के बीच में सेपरेशन की बात की जाए अगर, नेचुरल सी बात है, दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, तो अभी इनके बीच में सेपरेशन कितना है? 0। अब अगर पूछा जाए कि फाइंड द सेपरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड व्हाट विल बी द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ दैट सेपरेशन, ये लॉजिकल हो गया क्वेश्चन। फाइंड मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन P1 P2, फाइंड द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन P1 एंड P2। अगर पहली बार ये क्वेश्चन देखा जाए तो लगता है, मतलब लिटरली इसे नहीं समझ में आता कि कैसे स्टार्ट हो गया ये। तो आंसर क्या होगा? देखिए सेपरेशन कैसे निकालोगे आप? दोनों के एक्स वाली इक्वेशन देखो, इक्वेशन फॉर P1 जब लिखोगे, फॉर P1, तो उसके लिए हम लिखेंगे x1 विल बी a sin ओमेगा t, और फाई नॉट अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया उसका, π/6 30 डिग्री। एंड सेम इक्वेशन अगर हम P2 के लिए लिखें, x2 फॉर P2 क्या बनेगा ये? तो a sin दिस इज ओमेगा t और माइनस π/6 बनेगा ये। अब x1 x2 P1 और P2 की डिस्प्लेसमेंट्स है, या फिर किसी टाइम t पर P1 और P2 के इक्विलिब्रियम पॉइंट से लोकेशन है, पोजीशन है। हाँ, कि मतलब P1 यहाँ से चला, P2 यहाँ से चला, ये इधर चला, ये इधर चला, लेकिन टी टाइम बाद P1 जो होगा वो ओरिजिन से x1 डिस्टेंस पे होगा, और P2 ओरिजिन से x2 डिस्टेंस पे होगा। तो क्या सेपरेशन बोलोगे इनके बीच में, अगर ये इनकी पोजीशन है तो? क्या सेपरेशन को x1 माइनस x2 नहीं कर लेंगे? अगर x1 x2 इनकी पोजीशन है, यानी कोऑर्डिनेट्स है, x1 is the coordinate of P1, x2 is the coordinate of P2, तो सेपरेशन बिटवीन टू कोऑर्डिनेट सिंपली x1 माइनस x2। अब x1 माइनस x2 निकाले, अब बाकी का पार्ट ट्रिग्नोमेट्री, आगे का पार्ट आप ट्रिग्नोमेट्रिकली करके बताओ कि इस x1 माइनस x2 को जब सॉल्व करेंगे, उसमें वो लगा दीजिएगा, या तो साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी से एक्सपेंड कर ले, या साइन c माइनस साइन d वाला फॉर्मूला लगाने कैसे। चाहे तो दोनों का साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी से एक्सपेंशन करो, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करो, या फिर डायरेक्टली साइन ऑफ c माइनस साइन ऑफ d का कोई फॉर्मूला जो होता होगा।
तो अगर आप देखोगे ना तो कुछ ऐसा आएगा, जहाँ तक मेरे को लग रहा है इसको जब सिंप्लीफाई होगा ट्रिग्नोमेट्रिकली तो ये कुछ ए बनना कॉस ओमेगा टी। A√3 भी आएगा यार, A√3 cos ओमेगा टी या साइन ओमेगा टी बनेगा, पता नहीं, देख लेते हैं। सर A√3 sin ओमेगा टी होगा। हमारे हिसाब से ये बनना चाहिए। यस सर। अरे सर आंसर ए cos ओमेगा टी। अच्छा, cos यस सर, आएगा ये cos ओमेगा यस सर टी cos Yes, sir. आएगा। और √3 नहीं आएगा ना, यस सर। नहीं आएगा सर। 1/2 मतलब A/2। यस सर। सही है, ये सही है। सर अपॉन में 2 भी नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा। 2 भी नहीं आ रहा कह रहे हैं आंसर में कह रहे हैं कि माइनस करके ये 2 नहीं आ रही। अबे ये साइन ओमेगा टी cos π/6 प्लस cos ओमेगा टी साइन π/6 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, सही कह रहे। साइन π/6 बनना ना, वो साइन 30 बदला, साइन 30 हाफ हुआ, नहीं आएगा 2। ये बना। अब बताइए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये सेपरेशन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू सर ए सर ए cos वाला वैल्यू कर दी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेपरेशन विल बी, यानी ये दो पार्टिकल कभी भी ए डिस्टेंस से ज्यादा सेपरेशन पे नहीं जाएगी। अगर हम इस तरह से लॉजिक में लगाएं तो कुछ लोग ऐसे सोच लेते हैं कि मैक्सिमम सेपरेशन तब होगा जब P1 इस पॉइंट पर होगा और P2 इस पॉइंट पर होगा। यस सर सोचा था। हुए हाँ कई लोग तो, बट वो हो ही नहीं पाएगी, मतलब वो चीज पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी, मतलब ऐसा कोई कॉमन टाइम नहीं होगा। देखिए P1 इस पॉइंट पर पहुंचेगा जरूर, ऐसा नहीं, ऑसिलेशन हो रही तो P1 इस पॉइंट पर जाएगा, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जिस समय P1 यहाँ पर होगा उसी समय P2 इस वाले साइड पर होगा। मैक्सिमम सेपरेशन 2 तब आता है ना जब दोनों का समय कॉमन होता है, या हो सकता है जब P2 इधर वाले साइड पे है तो P1 बीच में कहीं हो। तो इसलिए इसको मैथमेटिकल तरीके से ही करिए, सेपरेशन बिटवीन टू ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स निकालना हो तो इस तरीके से लिखो मैथ्स के हिसाब से। इसमें भी फाई नोट का कंसेप्ट है, ये वाला कंसेप्ट। आगे बढ़े, ठीक है जी। अब इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं, बट वो क्वेश्चन थोड़ा एनर्जी से रिलेटेड है। एनर्जी उसको एक बार जल्दी से देखें। एनर्जी इन ऑसिलेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनर्जी इन ऑसिलेशन अगेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हम वेव चैप्टर में डायरेक्टली यूज करेंगे। फेज डिफरेंस का कंसेप्ट वेव में लगाएंगे और एनर्जी का कंसेप्ट वेव में लगाएंगे। तो एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि ऑसिलेशन की एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी जो उस ऑसिलेशन में होगी एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी इन द ऑसिलेशन। और अगर ऑसिलेशन स्प्रिंग का है, मान लीजिए ये मान ले कि ऑसिलेशन स्प्रिंग वाले से हो रहा है, स्प्रिंग और ब्लॉक का, स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेशन है, तो खैर किसी का भी ऑसिलेशन हो काइनेटिक एनर्जी तो आप हाफ mv² ही रखोगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर स्प्रिंग एंड ब्लॉक वाले ऑसिलेशन होंगे तो ऑसिलेशन एनर्जी स्प्रिंग के हिसाब से हाफ k x² रखेंगे, और कल एक रिलेशन डेवलप हुआ था, दैट v इक्वल्स टू ओमेगा रूट ऑफ a² माइनस x², और साथ में ओमेगा के बारे में कहा गया था कि ये स्क्वायर रूट ऑफ k/m है। तो क्या चीज, मतलब यहाँ पर इसलिए कह रहे ना, जब v² की जगह रखोगे यहाँ पर v² की जगह ये टर्म, तो v² को रिप्लेस करेंगे यहाँ पर v², तो यहाँ आएगा ओमेगा² जो कि k/m और साथ में a² माइनस x²।
तो ये एक्चुअल में जब पूरा सिंप्लीफाई होगा ना, चेक कर लेना, हाफ इसको एम जब ए स्क्वायर सिंप्लीफाई ओमेगा करोगे स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हाफ एम, एम नहीं, हाफ के ए स्क्वायर, ये बनेगा, यस सर, आपके ये बनेगा। बट क्योंकि इसको स्प्रिंग से कंपेयर किया था, इसलिए आंसर को हम के फॉर्म में इसलिए नहीं रखेंगे, आंसर ये सही है बट के फॉर्म में इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि फिर ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हो जाएगा। तो बेटर होता है कि हम के को हटा दें और के को लिख देते हैं एम ओमेगा स्क्वायर, के कैन बी ना एम ओमेगा स्क्वायर। तो एनर्जी को लिख सकते हो अब आप कि एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ना ये सब जनरलाइज हो जाता है। सर वो वी मैक्स तो हुआ है। हाँ, वो बात सही है, हाफ एम इंटू वी में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी तो कोई भी केस हो। बिल्कुल। काइनेटिक एनर्जी और पहली बात ये कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, एसएचएम जो होगा उसमें हम लोग कोई डैम्पिंग वैम्पिंग नहीं पढ़ रहे हैं। आप समझिए, हम जो एसएचएम पढ़ रहे हैं उसमें डैम्पिंग नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, तो किसी भी तरीके से एनर्जी का लॉस नहीं है। यानी ये जो एनर्जी हम एसएचएम की पढ़ा रहे हैं या ऑसिलेशन की एनर्जी पढ़ रहे हो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये कंजर्व कांस्टेंट वैल्यू। ऐसा नहीं है, एनर्जी डिसिपेट भी होती है लेकिन वो अलग तरीके के ऑसिलेशन है। लेकिन एक बात समझो, कौन सा एनर्जी कंजर्व है? काइनेटिक वाला कंजर्व है, पोटेंशियल वाला कंजर्व है, या फिर टोटल वाला कंजर्व? टोटल। क्योंकि इंडिविजुअली हाफ एम वी स्क्वायर में जो वी है वो तो पोजीशन के साथ बदलेगा, पोजीशन चेंज करोगे वी चेंज हो जाएगी, वी चेंज होगी मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। यानी ये पोजीशन पे डिपेंडेंट है, और अगर ये पोजीशन पे डिपेंडेंट है तो ये भी, और ये तो वैसे ही हाफ के एक्स स्क्वायर आ रहा है। इंडिविजुअली ये भी एक्स पे डिपेंड कर रहा है, इंडिविजुअली ये भी एक्स पे डिपेंडेंट है पोजीशन के साथ। तो काइनेटिक भी बदल रहा होगा, पोटेंशियल भी बदल रहा होगा, लेकिन टोटल वैल्यू वो कंजर्व है हमारी। और बड़ा ऑब्वियस है कि इसमें अगर हम पोजीशन के साथ ग्राफ देखें ना, पोजीशन के साथ ग्राफ, तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, मतलब कि एक अपवर्ड पैराबोलिक ग्राफ, अपवर्ड पैराबोलिक कर्व ऐसे दिखाओ, ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस ए दिखाओगे और लोवेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस ए। काइनेटिक एनर्जी ग्राफ, यहाँ पर वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर यहां से देखा जाए तो वी स्क्वायर की जगह जब यहां से वी स्क्वायर इसमें ले आओगे तो वहां माइनस एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर टर्म मतलब कि डाउनवर्ड पैराबोला। सो काइनेटिक एनर्जी ग्राफ इज जस्ट रिवर्स ऑफ दिस ग्राफ। और टोटल एनर्जी ग्राफ कंजर्व है, टोटल एनर्जी ग्राफ कंजर्व है, मतलब कि एक फिक्स लाइन, कांस्टेंट लाइन, दिस ग्राफ, ग्राफ ऑफ टोटल एनर्जी, एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन, मैकेनिकल एनर्जी बोल सकते हो। ठीक है, बोलो बच्चा, यहाँ तक ठीक है? यस सर। इसमें आप ये बताओ, कुछ बड़े अजीब से क्वेश्चन में बहुत सिंपल से क्वेश्चन होता है, अजीब से नहीं बोलेंगे। पहले तो ये पूछते हैं कि कौन सी पोजीशन पे एट विच पोजीशन दीज टू एनर्जीज आर इक्वल, काइनेटिक एंड पोटेंशियल आर इक्वल, है ना? तो पोजीशन कौन सी होगी? एट विच पोजीशन दिस काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज द पोटेंशियल एनर्जी? मीन
मीन नहीं, प्लस माइनस ए बाय काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर इक्वल, मतलब हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ kx स्क्वायर, ये दोनों बराबर है। वो तो ग्राफिकली है ना, ग्राफिकली जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बट अगर आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, दैट मींस हाफ m और v स्क्वायर को लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर इनटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ kx स्क्वायर, और k को लिखोगे यहां से इस इक्वेशन से k को m इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो x की वैल्यू a बाई रूट 2 आती है, मतलब ग्राफिकली ये वाला पॉइंट a बाई रूट 2 और इधर की तरफ माइनस a बाई रूट 2। ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म है। एट दिस पोजीशन काइनेटिक इज सेम एज पोटेंशियल। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एट विच पोजीशन काइनेटिक इज डबल ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल इज डबल ऑफ काइनेटिक। करवाओ या अपने आप मैनेज कर सकते हो उसे? तो हो जाएगा। ये काइनेटिक है, ये पोटेंशियल है। अभी मैंने बराबर का लिखा है, डबल हो जाएगा तो यहाँ 2 कर दीजिए, ये डबल है तो इधर 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। सॉल्व भी करना है, इसकी पोजीशन आएंगी। उसके बाद पूछते हैं, एक पार्ट और पूछा जाता है इससे रिलेटेड एक पार्ट और पूछा जाता है एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एवरेज ऑफ काइनेटिक एंड एवरेज ऑफ पोटेंशियल। 4 हो जाएगा। नहीं, अब यहाँ पर जिस एवरेज की हम बात कर रहे हैं, 2 तरीके के एवरेज होते हैं। देखिए, एवरेज 2 तरीके से डिफाइन किए गए हैं। एक होता है टाइम एवरेज और एक होता है स्पेस एवरेज। हम लोग बात कर रहे हैं स्पेस एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी या फिर स्पेस एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इंटीग्रेट कर देंगे सर। नहीं, इंटीग्रेट तो करेंगे, बट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर क्या करेंगे, ये सब है। टाइम के रिस्पेक्ट नहीं, समझो बच्चा, हम पहले फॉर्मूले से थोड़ा सा बाहर निकल के समझिए कि ऑसिलेशन को टफ क्यों माना जाता है। ऑसिलेशन में हो क्या रहा है ना कि जो एनर्जीज हैं वो पोजीशन टू पोजीशन बदल रही है, अलग अलग पोजीशंस पे अलग अलग एनर्जीज आ रही है। एवरेज जब भी निकालते हो, जैसे कोई भी देखो, अगर आपके पास ना कोई एक डेटा दिया जाए और उस डेटा का एवरेज निकालने को आ जाए, प्रोसेस क्या लगाते हो? किसी भी डेटा का एवरेज निकालना, मतलब स्टैट्स वाले चैप्टर में फॉर एग्जांपल आपको एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है बार चार्ट के फॉर्म में, लाइक इस तरीके से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और यहाँ पर उनके मार्क्स, और एक बार चार्ट बनाया जाए, इस तरीके से बार चार्ट हो और कहा जाए कि भैया एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करो आप इसमें। ये वाला बार 120 तक जा रहा है, ये वाला बार 60 तक आ रहा है, ये वाला बार मान लीजिए 70 तक आ रहा है, और इस बार के विड्थ मान लेते हैं 10 है, इसकी विड्थ 5, इसकी विड्थ 8। तो बार चार्ट तो आप लोगों ने कभी देखे ही होंगे, बार चार्ट, पाई चार्ट, ये सब। इससे क्या समझ में आ रहा है, इस टाइप के चार्ट से क्या समझ में आ रहा होता है कि 120 क्या है, 10 लोगों के नंबर 120 है। तो एवरेज मार्क्स कैसे निकालेंगे इसमें? एक डेटा का एवरेज, किसी डेटा का एवरेज निकालना होगा तो ये तो करोगे 120 मल्टीप्लाइड बाय वो 120 की फ्रीक्वेंसी, मतलब वो 120 कितने स्टूडेंट्स का है, 10, फिर आप लगाओगे 60 इंटू 5 एंड प्लस लगाओगे 70 इंटू 8 एंड दिस होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ दिस स्टूडेंट 10 प्लस 5 प्लस 8। इस तरीके से तो एवरेज आएगा। तो ये तो डेटा का एवरेज हो गया। फंक्शंस का एवरेज, अगर यही चीज फंक्शंस में देखी जाए, अगर ये y है और ये x मान लो, तो एक फंक्शन है और कुछ इस तरीके का फंक्शन दिया जाए,
ये भी फंक्शन ही है। इसको भी तो, एक फंक्शन को भी तो हम कई सारे पतले पतले बार्स में नहीं डिवाइड कर सकते। एक फंक्शन को कई सारे बार में डिवाइड कर सकते हो। तो न्यूमरेटर में आप कर क्या रहे हो, हाइट ऑफ बार मल्टीप्लाइड बाय विड्थ ऑफ द बार। तो अगर हम इसमें से कोई एक बार चूज करें जिसकी हाइट y है और इसकी विड्थ dx हो, तो न्यूमरेटर में हाइट ऑफ बार मल्टीप्लाइड बाय विड्थ यानी एक तरीके से y इंटू dx होगा, और यहां समेशन चल रहा है। फंक्शंस के टाइम पर समेशन ही इंटीग्रेशन हो जाएगा फ्रॉम सपोज x1 टू x2 एंड डिवाइडेड बाय, यहां पर 10 प्लस 5 प्लस 8 कर रहे हो, यानी कि बार्स के विड्थ ऐड कर रहे हैं, ये वाली विड्थ प्लस ये वाली विड्थ प्लस ये वाली विड्थ प्लस ये वाली विड्थ। तो ये अगर इनिशियल x1 है और बाद में x2 है तो ये सारे विड्थ मिल करके x2 माइनस x1, दिस इज y एवरेज। एक फंक्शन का एवरेज इस तरीके से बनेगा। तो ये हम शायद पहले भी कई बार बता चुके होंगे, इवन काइनेमेटिक्स के टाइम पर भी ये सब बताते हैं कि एवरेज किसी भी फंक्शन का कैसे निकलेगा। स्पेस एवरेज का मतलब एवरेज विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, और टाइम एवरेज का मतलब एवरेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जिसके रिस्पेक्ट में एवरेज निकालना है इंटीग्रेशन उसके रिस्पेक्ट में करेंगे। अगर टाइम एवरेज बोला जा रहा है तो इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, और स्पेस यानी कि पोजीशन, तो पोजीशन एवरेज का मतलब यहाँ पर dx लिखेंगे। तो स्पेस एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये हुआ इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, जिसका एवरेज कैलकुलेट करना है हमें काइनेटिक एनर्जी का एवरेज चाहिए, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये है, तो उसका फंक्शन रखो आप, जिसका एवरेज निकालना है उसकी फंक्शन। और क्योंकि एवरेज निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस यानी कि पोजीशन, तो इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx। और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ इस साइड और इस साइड बिल्कुल सिमेट्रिकल है, तो जितनी एवरेज वैल्यू इस साइड मिलेगी आपको उतनी ही एवरेज वैल्यू इस साइड पे मिलेगी, बिकॉज आइडेंटिकल फंक्शन है। तो लिमिट्स 0 से a और डिवाइडेड बाय a। ट्वाइस क्यों करेंगे? एवरेज ऑफ दिस साइड इज सेम एज एवरेज ऑफ दिस साइड इज आल्सो सेम एज एवरेज ऑफ टोटल। बात वही आएगी। ये शायद ना 1/3 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर आएगा, तो तुम लोग भी देखो। कैंसिल इतनी है कि नहीं? सर आपकी आवाज थोड़ी धीमे आ रही है। कह रहे यही आंसर आ रहा है? ये सर यही आ रहा है। ठीक। अच्छा, ये सब तुम्हें डेरिवेशन नहीं कर रहे, मैं फिर बोला ये सारे रिजल्ट याद करने, कुछ भी करिएगा एग्जाम से एक दिन पहले ये सब याद कर लीजिए, क्योंकि पेपर बनाने वाले ये मान के चल रहे होते हैं कि ये सब रिजल्ट बच्चे को याद रहते होंगे, वो सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव पेपर में ऑप्शन डाल देते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये जो 1/3 आ रहा है इसके जो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इट इज 2/3 और यहाँ पर 2 मल्टी डिवाइड कर ले। और ये बताइए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आ सकती है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी x 0 कर दीजिए,
x 0 करोगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी is two third of maximum kinetic energy. Average kinetic energy 2/3 of maximum kinetic energy. स्पेस एवरेज बात हो रही है अभी। अब यह 2/3 ऑफ एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन कह सकते हो कि जो ऑसिलेशन की एनर्जी है, ऑसिलेशन की जो एनर्जी है उसका 2/3 वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की एवरेज स्पेस वैल्यू। अगर इसी तरीके से स्पेस एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पूछे, स्पेस एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी 1/3 आएगी, क्योंकि टोटल एनर्जी कंजर्व है। टोटल एनर्जी जब कंजर्व है और उसका 2/3 एवरेज काइनेटिक एनर्जी है तो 1/3 पोटेंशियल एनर्जी बचेगी। स्पेस एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी 1/3 ऑफ एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/6 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, क्योंकि एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन ऑलरेडी हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है। अब ऐसे नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन। जब देखो रिजल्ट याद ना रहने की कंडीशन में क्या होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है पेपर्स में, वर्बली सुनो। अ पार्टिकल ऑसिलेट विथ 30 जूल ऑफ एनर्जी, व्हाट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो अब ये क्वेश्चन तो वही कर पाएगा जिसको ये चीज याद हो। अगर 30 जूल एनर्जी से ऑसिलेट कर रहा है तो उसका मतलब 20 जूल उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है और 10 जूल उसकी एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। इस टाइप के क्वेश्चन। राइट। आगे क्वेश्चन देखें। अब अगला क्वेश्चन। आवाज नहीं आ रही क्या? बढ़िया डिस्टर्ब होता है। आ रही है सर। अभी तक नहीं था नहीं, सुबह तो नहीं था ये। अरे पता नहीं क्या है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अ पार्टिकल, देखो अ पार्टिकल oscillate with amplitude capital A. A particle oscillate with amplitude capital A. Angular frequency omega. A particle oscillate with amplitude capital A. Angular frequency omega. And mass m. Sorry. And mass m. At what time kinetic energy is 3 times of potential energy. At what time kinetic energy is 3 times of potential energy. If SHM starts from mean point, पहला पार्ट है। इफ के बाद ये पहला पार्ट है, SHM starts from mean point, और दूसरा पार्ट है SHM starts from extreme. SHM starts from extreme point. अच्छा एक मिनट सॉल्यूशन देखो क्या करोगे। करो नहीं तो टाइम नहीं। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन के हिसाब से है। काइनेटिक एनर्जी कितना कह रहे हैं? 3 टाइम्स ऑफ व्हाट?
पोटेंशियल, काइनेटिक इज 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल, जबकि हमको पता है कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल जो होगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, इट इज ऑलवेज हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, एंड दिस इज 3 टाइम्स ऑफ अ पोटेंशियल. दैट मीन्स कि पोटेंशियल विल बी 1/8 नहीं आएगा यहाँ पर. Yes, sir. Yes, sir. काइनेटिक इज 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल, तो पोटेंशियल 1/8 हो गया. इसका यहाँ 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल लिख दो. और पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, हाफ kx स्क्वायर. इसको याद करना भी आसान है स्प्रिंग के हिसाब से, हाफ kx स्क्वायर, बट k को लिखेंगे m ओमेगा स्क्वायर, एंड देन x की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, और वो a/2 आएगी, x की वैल्यू प्लस माइनस a/2. ये तो आएगा. अब आपको खाली x की इक्वेशन देखनी है. x की वैल्यू मिल गई. अब x जो होगा वो a sin ओमेगा t रखना है या फिर a cos ओमेगा t रखना है? तो पहले में part साइन में. रखेंगे. बस तो उससे आंसर है. मतलब x तो आ गया, लेकिन इसको फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन में दिस a/2 विल बी इक्वल टू a sin ओमेगा t, और सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में यही a/2 रखोगे आप, a cos ओमेगा t. इनफैक्ट a/2 नहीं है, प्लस माइनस a/2 है. दो नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का जनरल सोल्यूशन लाओगे. साइन ओमेगा टी प्लस माइनस हाफ आ रहा है. साइन ओमेगा टी इज प्लस माइनस हाफ की जनरलाइज सोल्यूशन. दो वैल्यूज तो आएंगी ही आएंगी, बट वैसे एक जनरल सोल्यूशन भी होता है ट्रिग्नोमेट्री में. साइन थीटा अगर हाफ दिया जाए, साइन थीटा माइनस हाफ दिया जाए, साइन थीटा प्लस माइनस हाफ कह रहे हैं, तो होता नहीं कुछ एन की तरीके से एन लिख करके लाते हैं उसमें जनरल वैल्यूज. साइन थीटा प्लस माइनस हाफ या फिर कॉस थीटा प्लस माइनस हाफ. तो टाइम के मल्टीपल वैल्यूज है ये, और इसको बार बार क्यों भूल जाते हो? पीरियोडिक मोशन पढ़ रहे हो, एक ही टाइम थोड़ी होगा. पीरियोडिक मतलब हर वो चीज बार बार होगी. हाँ, मिनिमम वैल्यू पूछते हैं अगर, व्हाट इज द मिनिमम टाइम, तो आप साइन थीटा को हाफ में थीटा उसको 30 डिग्री मान लेते हैं. आगे कर लोगे अपने आप इसको. ये साइन ओमेगा टी कमिंग एज प्लस माइनस हाफ है, तो इट्स लाइक साइन थीटा इज प्लस माइनस हाफ. अभी नहीं याद आ रहा तो भाई याद करके देख लो. साइन थीटा प्लस माइनस हाफ में थीटा को क्या लिख सकते हैं? नहीं याद आ रहा. इसका तरीका नहीं पता कैसे निकालते हैं ग्राफ ग्राफ से. अरे n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा साइन में, Yes, sir. और कॉस में 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. अच्छा ठीक, कोई बात नहीं भाई, रिवाइज कर लीजिएगा इसे. हालांकि ऑब्जेक्टिव पेपर्स में क्या होता है, देखो इंटीजर आएगा तो अलग बात है, क्योंकि इंटीजर में सॉल्व करना पड़ जाएगा. बट अगर ये एमसीक्यू स्टाइल है तो फिर लोग वही करते हैं, रिवर्स मेथड लगा देते हैं कि भाई यहाँ तक सॉल्व कर लिया, उसके बाद ऑप्शन में जो टी आ रहा है वो रख रख करके देख लेते हैं कौन सा सही है, तो ऑप्शंस वाले में करो. बट अगर इंटीजर या न्यूमेरिकल टाइप में है तो फिर तो मजबूरी है, पूरा सॉल्व ही करना होगा. ठीक है. अच्छा, इस क्वेश्चन में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की ग्राफ कैसे बनेंगे? इसी क्वेश्चन में फॉर ईच पार्ट, अगला है फॉर ईच पार्ट प्लॉट द ग्राफ ऑफ फॉर ईच पार्ट प्लॉट द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑन टाइम स्केल. प्लॉट द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑन टाइम स्केल. देखिए पहले वाले केस में जिसमें ऐसा मीन पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, वहां पर एक्स को लिख रहे हैं ए साइन ओमेगा टी. ए साइन ओमेगा टी लिख रहे हो.
तो वेलोसिटी जो कि x का डिफरेंशिएशन से आती है, dx बाई dt से आती है, वो a ओमेगा cos ओमेगा t बन जाएगा। जैसे ये फर्स्ट केस के लिए। तो इसमें ग्राफ जो बनाओगे आप, ऑब्वियसली देखिए काइनेटिक एनर्जी में v स्क्वायर बनना है, तो v स्क्वायर बनने का मतलब cos स्क्वायर बनेगा। तो cos स्क्वायर के फंक्शन का ग्राफ बनाएं और cos स्क्वायर फंक्शन ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेंगे। cos स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ, ये काइनेटिक एनर्जी ग्राफ हुआ। और पोटेंशियल एनर्जी में एक्स स्क्वायर का टर्म है जो कि साइन स्क्वायर बनेगा, तो वो साइन स्क्वायर वाला ग्राफ आएगा। साइन स्क्वायर ग्राफ कुछ ऐसे बनेंगे। ये हमसे ज्यादा बेटर तरीके से आप खुद ही बना सकते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी यू का ग्राफ हो गया। वही सेकंड केस जो होता है, सेकंड केस, उसमें एक्स जो है वो cos ओमेगा टी है, तो v साइन होता है, मतलब ये पलट जाते हैं। अभी जिसको हम काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कह रहे हैं वो पोटेंशियल का होता है, और जिसको अभी पोटेंशियल कह रहे हैं वो काइनेटिक का होता है। किसान जी, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर में यहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी आती है, ऐसे ग्राफ नहीं होते, मतलब ये नॉन डिफरेंशियबल ग्राफ, वो स्मूथली ऐसे चलते हैं, स्मूथ कर्व्स आते हैं, टेंजेंट बनेगा, डिफरेंशियबिलिटी रहेगी, लिमिट एक्सिस्ट करेगी। ठीक है, ये समझ गए ना कि उल्टा भी हो सकता है, जिसको यू कह रहे हैं वो के हो सकता है। सेकंड केस में होगा अभी उल्टी। सेकंड केस में ये वाला ग्राफ के का होगा, ये वाला ग्राफ यू का होगा, क्योंकि उसमें यहाँ पर कॉस है, यहाँ साइन है। अब टाइम एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, टाइम एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अभी तक हम स्पेस एवरेज निकाल रहे थे। नाउ द टाइम एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड टाइम एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। टाइम एवरेज हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और फिर पोटेंशियल एनर्जी एवरेज टाइम तो 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर। टाइम एवरेज बच्चा, टाइम एवरेज। ये सर भाई। अच्छा, मान लो जैसे हम पहला वाला केस ही कर रहे हैं, तो पहले वाले केस में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा हाफ एम और वी स्क्वायर। तो पहले वाले केस के हिसाब से ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, पहले केस में। दूसरे केस में ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी होगा। इसकी एवरेज वैल्यू चाहिए, तो हमें कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के हिसाब से साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एज पर आइडेंटिटी इक्वल्स टू 1। तो एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस एवरेज ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज एवरेज ऑफ 1, जो कि 1 रहेगा। और साइन और कॉस 360 डिग्री के एंगल में सेम वैल्यूज रखते हैं, दोनों के ग्राफ एक जैसे नहीं बनते। साइन और कॉस के ग्राफ अगर देखा जाए तो साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री हाफ, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, तो साइन 91, ये साइन की वैल्यू। यही वैल्यूज कॉस में रिवर्स हो जाती है, तो वैल्यूज तो सेम आएंगे ना, भले अलग अलग एंगल पर है। तो जिन जिन वैल्यूज में साइन स्क्वायर थीटा होगा, सेम वैल्यूज कॉस स्क्वायर थीटा के भी होंगी फॉर डिफरेंट थीटा।
इसलिए क्या कहते हैं कि जो जो वैल्यू ये वाला फंक्शन टच करेगा वही वही वैल्यू ये भी टच करेगा, दोनों सेम वैल्यूज टच करेंगे तो दोनों के एवरेज बराबर आएंगे, और इसलिए साइन स्क्वायर थीटा एवरेज सेम एज द कॉस स्क्वायर थीटा एवरेज एंड इक्वल्स टू हाफ। और इसलिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 1/4 m omega square a square which is half of total energy। टोटल एनर्जी का हाफ है ये टाइम एवरेज में, और जब टाइम एवरेज में टोटल का हाफ काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू है तो हाफ ही पोटेंशियल की भी होगी। टाइम एवरेज में दोनों बराबर है। स्पेस एवरेज में काइनेटिक एनर्जी टोटल का 2/3 था, पोटेंशियल 1/3 था। टाइम एवरेज में दोनों बराबर है। नोट कर लिया शेयर। बहुत ध्यान रखने वाला पॉइंट है टाइम एवरेज स्पेस एवरेज, टू टाइप ऑफ एवरेज है। टाइम एवरेज में काइनेटिक पोटेंशियल दोनों बराबर बराबर है और टोटल एनर्जी के आधे आधे है। स्पेस एवरेज में काइनेटिक वाले की वैल्यू टोटल की 2/3 है, पोटेंशियल का एवरेज टोटल का 1/3 स्पेस वाले में। ठीक है, फिर इसमें एक जनरल टॉपिक आता है एसएचएम का, एक और जनरल टॉपिक। थोड़ा चैप्टर का सीक्वेंस समझ पा रहे हो क्या कर रहे हैं हम? टाइम पीरियड को बिल्कुल एंड में करना चाह रहे हैं और बाकी चैप्टर से रिलेटेड जितनी थ्योरी है वो पहले कर रहे हैं। तो इस कंसेप्ट को ध्यान रखना, फेज डिफरेंस का कंसेप्ट, एनर्जी का कंसेप्ट, एक्स वाली इक्वेशंस का कंसेप्ट, फाई नॉट निकालने वाला लॉजिक, समझ आ रहा है सब? अब जो कंसेप्ट है वो भी जनरल टॉपिक है। जनरल टॉपिक में ये आता है एसएचएम्स को कंबाइंड करने का तरीका, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम्स। अगेन ये चैप्टर भी वेव में रिक्वायर्ड है, वेव और अल्टरनेटिंग सर्किट्स। ये मैथमेटिकल है, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम प्योरली मैथ का टॉपिक है। और इनफैक्ट मैथ का टॉपिक तो है, लेकिन इसको हम लोग फिजिक्स में जब कर रहे होते हैं तो हम एक अलग तरीका लगाते हैं और वो हम लोग बोलते हैं फेजर्स। फेजर क्या चीज होती है? तो फेजर का मतलब है, हाँ, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑसिलेटिंग फंक्शन। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑसिलेटिंग फंक्शन। साइज ऑफ वेक्टर, द साइज ऑफ वेक्टर इट रिप्रेजेंट्स एम्पलीट्यूड यानी कि मैक्सिमम वैल्यू,
एंड एंगल ऑफ वेक्टर मतलब कि उसका डायरेक्शन पार्ट कह दीजिए, एंगल ऑफ वेक्टर ये फेज ऑफ ऑसिलेशन, इट रिप्रेजेंट फेज ऑफ ऑसिलेशन। जनरलाइज बात हो रही है ये, क्या मतलब है देखिए। कैसे भी दो एसएचएम, तो पहले फेजर समझते हैं। फेजर अलग चीज है, फेजर मेथड अलग चीज है। फेजर मतलब क्या है, जैसे मान लो आपको कोई फंक्शन दिया जाए, कहा जाए कि सपोज x बराबर 10 साइन ऑफ 2 इंटू टी, तो ये एक ऑसिलेशन का फंक्शन है। फेजर का मतलब क्या हुआ कि हम इसको वेक्टर की तरीके से रिप्रेजेंट करें, वेयर साइज ऑफ वेक्टर 10 और एंगल ऑफ वेक्टर फेज। फेज मतलब ये चीज, एक्चुअली साइन के आगे वाला टर्म फेज होता है, अभी बता चुके आपको। तो 2t एंगल पर, x एक्सिस से 2t के एंगल पर एक वेक्टर प्लॉट कर दीजिए जिसका मैग्नीट्यूड 10, ये वेक्टर कहलाएगा फेजर ऑफ दिस वेक्टर, विल बी कॉल्ड एज फेजर ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है। और एक और बात होती है कि उस वेक्टर का प्रोजेक्शन यानी कि कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर, अच्छा यहाँ पर ना बुक्स में अलग अलग है, कुछ लोग कहते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस और कुछ लोग कहते हैं कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ऑन वाई एक्सिस। वो डिपेंड इस पे करता है कि आप फंक्शन साइन का चूज कर रहे हैं या कॉस का। हमने साइन फंक्शन चूज किया है तो मैं लिखूंगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ऑन वाई एक्सिस इज आवर फंक्शन, मतलब ये चीज। इस वेक्टर को जब रिजॉल्व करेंगे तो इसका एक कंपोनेंट हमारे वाई डायरेक्शन में जाएगा ये चीज, और बाय लॉ ऑफ वेक्टर चेक करो, अगर ये 10 है ये 2t है तो ये जो कंपोनेंट है ये कहलाएगा 10 साइन ऑफ 2t, और दूसरे साइड अगर हम कंपोनेंट देखते मान लो इधर वाला तो ये 10 कॉस ऑफ 2t। तो ये डिपेंड करता है कि ओरिजिनल फंक्शन किस चीज का दिया गया है। अगर हमारा एसएचएम का फंक्शन है 10 cos 2t है तो दिस कंपोनेंट विल रिप्रेजेंट द फंक्शन। इफ द ओरिजिनल फंक्शन इज 10 sin 2t देन दिस y कंपोनेंट विल रिप्रेजेंट द फंक्शन। मतलब कोई एक कंपोनेंट फंक्शन बताएगा, अब वो x वाला बताएगा कि y वाला बताएगा, वो डिपेंड करता है यहाँ sin ओमेगा टी है कि cos ओमेगा टी है। और 2 दिन से आपको ये समझ में आ गया होगा कि sin ओमेगा टी भी बनता है और cos ओमेगा टी भी बनता है। ये डिपेंड करता है एसएचएम की स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है। कुल मिलाकर उसका कंपोनेंट जो होगा वो फंक्शन के बारे में बताएगा। कौन सा कंपोनेंट, उसका कोई फिक्स लॉ नहीं है, वो डिपेंड करता है फंक्शन में साइन है या कॉस है। फंक्शन में साइन कॉस के हिसाब से अपने आप देख लेना, इसको लिखाएंगे नहीं। अभी फिलहाल तो वाई एक्सिस मैंने लिख दिया है क्योंकि मैंने साइन वाला फंक्शन चूज किया है। आया फेजर समझ में आया? फेजर है समझ? yes साइन या कॉस के ऑसिलेटिंग इक्वेशंस, साइन कॉस की जो ऑसिलेटिंग इक्वेशंस होती है उनका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, चलो क्यों करते हैं ये सब हम लोग, मतलब ये होता है ठीक है लेकिन क्यों कर रहे हैं हम लोग, एक ऑसिलेटिंग फंक्शन को वेक्टर क्यों बना रहे हैं? समझे, ये भी तो मुद्दा है ना कि ऑसिलेटिंग फंक्शन को वेक्टर क्यों बनाए, इसकी जरूरत क्या है मेरे को। तो जरूरत होती है जब कई सारे ऑसिलेशंस आपको ऐड करने को या सब्ट्रैक्ट करने को। जैसे मान लो हमसे कहा जाए कि एक
ये कहा जाए कि एक ऑसिलेशन x1 है, एज एग्जांपल 5 sin ओमेगा t, और एक और ऑसिलेशन x2 है 5 sin ओमेगा t प्लस 60 डिग्री, और पूछा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1 प्लस x2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1 माइनस x2। तो दो ऑसिलेटिंग फंक्शंस ऐड करना या दो ऑसिलेटिंग फंक्शंस सब्ट्रैक्ट करना। हालांकि इसको हम बिना फेजर के भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए फेजर से सिर्फ हमको थोड़ी सी आसानी होती है करने को, तो आप ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हो। क्या ट्रिग्नोमेट्री से हम x2 को एक्सपेंड नहीं कर सकते? साइन a प्लस बी के फंक्शन लगा करके इसका एक्सपेंशन कर लें, उसके बाद x1 x2 ऐड कर दें, आ जाएगा आंसर। लंबा कुछ नहीं, बहुत ज्यादा नहीं फर्क पड़ता है, बहुत बहुत मेजर डिफरेंस कुछ नहीं आएगा बहुत ज्यादा। बट ये है कि फेजर मेथड हमें वेव के चैप्टर में थोड़ी आसानी देता है। देख लो क्या है, करना कैसे होता है। करना कैसे होगा, मान लो आपको x1 प्लस x2 चाहिए या फिर x1 माइनस x2 चाहिए, तो एक तो तरीका मैं फिर बोल रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री भी कर सकते हो, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखिए सेकंड मेथड देखो, जो आपका पहला वाला ऑसिलेशन है, फर्स्ट ऑसिलेशन, उसके एम्पलीट्यूड का एक वेक्टर बनाइए, x1 के एम्पलीट्यूड का एक वेक्टर 5, फिर दूसरा वाला x2, उसकी एम्पलीट्यूड को वेक्टर बनाए। पहले ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड का एक वेक्टर, दूसरे ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड का दूसरा वेक्टर, और इन दो वेक्टर के बीच एंगल वो रखेंगे जो इन दो ऑसिलेशंस के बीच फेज डिफरेंस की वैल्यू है। फिर से बोल रहा हूं, हम दोनों ऑसिलेशंस के जो एम्पलीट्यूड्स हैं इनको वेक्टर बनाएंगे, और इन दो वेक्टर के बीच का एंगल वो रखेंगे जो यहां पर फेज डिफरेंस दिख रहा है, यानी 60 डिग्री एंगल पर आप दो वेक्टर बनाओ, और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। √70 जो भी है 5 और 5 60 डिग्री के एंगल पर है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से रिजल्टेंट आता है। वो जो आएगा रिजल्टेंट बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम 5 और 5 का, उसको कहते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर। x1 प्लस x2 का एम्पलीट्यूड यानी कंबाइंड ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ये सब इंटरफेरेंस वगैरह में यूज करते हैं लोग। कितना बता रहे थे भैया आर की वैल्यू? 5 और 5 60 डिग्री पे है, तो ये हो जाएगा √75। ये सर √75 ही है। 10√3 आएगा ना कुछ? 5√3 5√3 सर 5√3 वही 5√3, हाँ वही 5√3 आ जाएगा, आर की वैल्यू 5√3 आएगी। तो 5√3 विल बी कॉल्ड एज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। x1 प्लस x2 यानी दोनों ऑसिलेशन जब कंबाइंड होंगे, ये ऑसिलेशन प्लस ये ऑसिलेशन, तो मिल करके जो नया ऑसिलेशन बनेगा उसका एम्पलीट्यूड बनेंगे 5√3। दो ऑसिलेशन के मिक्स होने पर एक नई ऑसिलेशन आएगी जिसका एम्पलीट्यूड निकालते हैं। फिजिकली ये चीज कहाँ पे हो रही होती है, मतलब फिजिकल सिचुएशन कौन सी है जहां पर दो ऑसिलेशन मिक्स होते हैं? ये तो मैथमेटिकली समझ लो ना। फिजिकली वो कौन सा केस होता है जहां पर दो दो ऑसिलेशन कंबाइंड होते हैं? वही है इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव तो अलग बात है, लेकिन इंटरफेरेंस फिजिकल एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। स्टैंडिंग वेव फिजिकल एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एसएचएम, जहां पर नोड एंटी नोड स्टेशनरी वेव्स आती हैं। आप मैंने यहाँ तो मैथमेटिकली पढ़ रहे हो, बट फिजिकली इंटरफेरेंस के न्यूमेरिकल में, बीट्स के न्यूमेरिकल में, स्टैंडिंग वेव के न्यूमेरिकल में, ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स में,
और ऑसिलेटरी मोशन, टोटल 5 केसेस है जहां पर इन मेथड्स का यूज करते हैं टू फाइंड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अच्छा, वो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो इस 5 वाले वेक्टर से कितने एंगल पर होगा? 30 डिग्री। एंड नोटिस करो कि इस मेथड में एंगल बिटवीन द वेक्टर, इस मेथड में एंगल बिटवीन द वेक्टर फेज डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस 30 डिग्री इज एंगल, दिस 30 डिग्री इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड दिस हॉरिजॉन्टल वेक्टर। ये हॉरिजॉन्टल वेक्टर ने x1 को रिप्रेजेंट किया हुआ था कि x2 को? x1 को। x1 तो x1 में और रिजल्टेंट ऑसिलेशन में, x1 में और रिजल्टेंट ऑसिलेशन में फेज डिफरेंस 30 डिग्री होगा। इसका मतलब अब हम क्या कहने जा रहे हैं कि x1 प्लस x2 कैन बी डायरेक्टली रिटन एज एम्पलीट्यूड 5√3 एंड साइन x1 के ऑसिलेशन से 30 डिग्री का फेज डिफरेंस, तो साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। ये एक तरीका है, बस इस तरीके से हम x1 प्लस x2 लिखेंगे बाय फेजर मेथड। मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर इसमें दिक्कत हो तो आप ट्रिग्नोमेट्री भी कर लो, यही आएगा सेम आंसर। फेजर मेथड एक्चुअली बहुत बेनिफिशियल तो अल्टरनेटिव सर्किट्स में है। आ रहा समझ में? x1 माइनस x2 करना हो सपोज दैट इसी क्वेश्चन में, व्हाट इज x1 माइनस x2? तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का कंसेप्ट लगाएं। हाँ, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ये x1 प्लस x2 कर रहा हूं मैं। अगर मुझे x1 माइनस x2 लिखना हो x2 वाले को पलट देंगे सर। तो इनमें से कौन सा वेक्टर है x2 को रिप्रेजेंट कर रहा है? हॉरिजॉन्टल वाला या फिर ये इंक्लाइंड वाला? इंक्लाइंड वाला। इंक्लाइंड वाला। तो पहले एक 5 आप इस तरह बनाओ, ये x1 है, x1 का रिप्रेजेंटेशन है और x2 का रिप्रेजेंटेशन 5 इधर जाने की बजाय अपोजिट कर देते, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर लॉजिक। और ये एंगल 120, तो यहां कहीं रिजल्टेंट आएगा और ये वैल्यू कितनी आएगी अगर 5 और 120 के एंगल पर है? तो ये 5 आएगा सर। Yes, sir, 5 लगाओ, हाँ, Five रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा लगाओ, सब्ट्रैक्शन चलता है, 5 आ जाएगा। तो अब हम x1 माइनस x2 को डायरेक्ट पुट करेंगे, x1 माइनस x2 विल बी 5 और ये जो रिजल्टेंट है 60 डिग्री नीचे जा रहा है, 60 डिग्री बिलो द हॉरिजॉन्टल वेक्टर रिप्रेजेंटिंग x1। हाँ, x1 को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर से 60 डिग्री नीचे चले गए, तो फेज डिफरेंस हुआ ही। तो x1 साइन ओमेगा टी था, नीचे जा रहे हैं उससे माइनस 60 कर देंगे। दिस इज x1 माइनस x2 बाय फेजर मेथड। मतलब इसमें होता सिर्फ ये है कि ट्रिग्नोमेट्री का ऑल्टरनेट है, ट्रिग्नोमेट्री की ऑल्टरनेटिव इक्वेशंस है, ट्रिग्नोमेट्री के में। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री के लिमिट्स भी है भाई, 2 फंक्शन 3 फंक्शन तक तो समझ में आता है, बट इसके थ्रू आप मल्टीपल फंक्शन ऐड कर सकते हो। वर्बली बताना, अगर x1 और x2 में यहाँ पर एंगल 180 डिग्री लिखा होता है, 60 की बजाय 180 लिखा होता, तो दिस ऑसिलेशन एंड प्लस सेकंड ऑसिलेशन विल बिकम 0। 2 ऑसिलेशन मिलकर के 0 होंगे। यस सर। ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस मेथड को ना आप एक्सटेंड कर सकते हो मल्टीपल में। मल्टीपल का मतलब ये हुआ लाइक x1, अब न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देंगे, a साइन ओमेगा टी, x2 a साइन ओमेगा टी प्लस 60, x3 a साइन ओमेगा टी एंड प्लस 120 डिग्री, इतना मान लीजिए। और x1 प्लस x2 प्लस x3 चाहिए मुझे। पूछा जा रहा है कि व्हाट इज x1 प्लस x2 प्लस x3। मैथमेटिकल के अलावा फिजिकली समझो ये हुआ क्या,
फिजिकली क्या चीज हो रही है, फिजिकली ये इमेजिन करना पड़ेगा। इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि 3 लोग बोल रहे हैं, 3 अलग अलग आवाजें आपके कानों में जा रही हैं। तो आपके ईयर ड्रम, फिजिकली ऐसे समझिए कि जो हमारा ईयर ड्रम होगा, जैसे अभी आप मेरी भी बात सुन रहे हो, ऊपर जो मशीन चल रही है इसकी भी आवाज आ रही है, और मान ले बाहर से भी कोई आवाज आ रही है, तीन तीन वेव साइमल्टेनियसली आपके ईयर ड्रम पे गिरेंगी। तो ईयर ड्रम विल ऑसिलेट विद द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वेव। ऑसिलेशन ऑफ ईयर ड्रम पूछा जाए तो x1 प्लस x2 प्लस x3। अब ये कैसे करेंगे, हर ऑसिलेशन का वेक्टर बनाते हैं। सबसे पहले ए वाले का एक ए बनाया, ये x1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर x2 को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर 60 डिग्री एंगल पर, फिर x3 को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर, मतलब इससे और 60 डिग्री एंगल पे चला जाएगा। नाउ तीनों का रिजल्टेंट, इन 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट, सिमेट्री का लॉजिक लगाओ, तीनों वेक्टर सेम साइज के हैं, ये ऑब्वियस है बाय सिमेट्री कि रिजल्टेंट इस मिडिल वाली लाइन पे होगा। और वो कितना होगा, तो साइड के इन 2 वेक्टर्स का, साइड के ये जो 2 वेक्टर देख रहे हैं, इन दोनों वेक्टर का कंपोनेंट रिजल्टेंट की डायरेक्शन में निकालते हैं। तो सिमेट्री से रिजल्टेंट का डायरेक्शन मिल चुका है, तो उस डायरेक्शन में कैपिटल ए, इस वाले कैपिटल ए का एम्पलीट्यूड, इस वाले मतलब इन 2 वेक्टर के कंपोनेंट्स उस डायरेक्शन में कितने हैं जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट है। तो एक cos 60 इधर से जाएगा, एक cos 60 इधर से आएगा, और ए बीच में पहले से है, ए प्लस ए cos 60 प्लस ए cos 60, 2a। जैसे तो 2a इसका मतलब 2a इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट है। और क्योंकि जो रिजल्टेंट है वो इस हॉरिजॉन्टल ए से 60 डिग्री पर है, हॉरिजॉन्टल ए, ये रिप्रेजेंटेशन किस चीज का था, हॉरिजॉन्टल ए रिप्रेजेंटेशन x1 का था, x1 से 60 डिग्री ऊपर रिजल्टेंट की डायरेक्शन, यानी कि रिजल्टेंट ऑसिलेशन x1 के ऑसिलेशन से 60 डिग्री के फेज डिफरेंस पर, तो x1 में साइन ओमेगा टी था, उसमें 60 डिग्री और ऐड कर दी। नाउ दिस इज डायरेक्टली x1 प्लस x2 प्लस x3 कंबाइंड ऑसिलेशन। आ रहा समझ में आता है? यस सर। जी, फिजिकली मैं बार बार बोलूंगा, फिजिकली इसको समझना पड़ता है कि दिस फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस टॉपिक विल बी इन इंटरफेरेंस, स्टैंडिंग वेव एंड बीट्स। ट्रस्ट मानिए, अगर ये मेथड यहाँ समझ में आ रहा होगा तो उनके डेरिवेशन और उनके न्यूमेरिकल करने में बहुत कम टाइम लगता है। ठीक है, यहाँ तक एक तो ये तरीका है फेजर और फेजर मेथड्स का। एक और नॉन ऑब्वियस थिंग, अगर इस ऑसिलेशन, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन हाफ m ओमेगा स्क्वायर, फिजिकली आपको ये समझना पड़ेगा 3 ऑसिलेशंस का कॉम्बिनेशन कब होगा फिजिकली। मैथमेटिकली तो कभी भी कर लो आप, बट फिजिकली क्या मतलब हुआ, हम 3 ऑसिलेशन ऐड कर रहे हैं। तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि जो 3 ऑसिलेशन ऐड करने का फिजिकल मतलब है, तो 3 वेव जो अलग अलग आ रही है उससे ऑसिलेट क्या चीज होगी। जैसे आपके ईयर ड्रम का एग्जांपल दे रहा हूँ, ईयर 3 ड्रम वेव जिस पॉइंट पे आकर के मीट करेंगी वो पॉइंट ऑसिलेट। तो ईयर ड्रम का एग्जांपल लेना, अपने ही कानों का एग्जांपल ले, सबसे बढ़िया एग्जांपल। ठीक है, हमने 3 लोगों की आवाजें सुन रहे हैं, तो मतलब 3 वेव जा करके ऑसिलेट किसको करेंगी, ईयर ड्रम। तो अगर ये 3 ऑसिलेशन
कंबाइंड किए जा रहे हैं, तो फिजिकल मतलब ये हुआ कि ये तीनों ऑसिलेशन जा करके किसी सेम पार्टिकल को ऑसिलेट कर रहे हो। जिस पार्टिकल को x1 ऑसिलेट करा रहा, उसी पार्टिकल को x2 भी ऑसिलेट कर रहा होगा, उसी पार्टिकल को x3 भी। तो अगर तीनों ऑसिलेशन सेम पार्टिकल को ऑसिलेट करवा रहे हैं, तो मास विल बी कॉमन फैक्टर, समझे। एंड क्योंकि ओमेगा इस इक्वेशन में, ओमेगा इस इक्वेशन में, ओमेगा इस इक्वेशन में, तीनों ओमेगा सेम रखे, मतलब कि ये कि अगर हमारा ऑसिलेशन 1 गिव्स एनर्जी ऑफ E1, oscillation 2 gives energy of E2, and the oscillation 3 that gives energy E3. इस एग्जांपल में तीनों ए सेम, अगर इनको कंबाइन कर रहे हो तो इसका मतलब ये होगा कि ये तीनों ऑसिलेशन किसी सिंगल मास को ऑसिलेट कर रहे हो। एम सेम है, ओमेगा सेम है, ए सेम है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में एज पर दिस इंफॉर्मेशन, बिकॉज ए कॉमन लिया हुआ है, एज पर दिस इंफॉर्मेशन E1 बराबर E2 बराबर E3 एंड लेट इट E0, इसको E0 मान लेते हैं, मतलब तीनों SHMs की एनर्जी सेम है। अब ये तीनों SHM कंबाइंड हो गए, ये तीनों SHM कंबाइंड होने के बाद एक नया SHM आया, रिजल्टेंट। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज एनर्जी ऑफ कंबाइंड SHM, व्हाट इज एनर्जी ऑफ कंबाइंड SHM, तो कंबाइंड SHM भी तो उसी पार्टिकल को ऑसिलेट करेगा ना, जिस पार्टिकल को वो तीनों ऑसिलेशन अलग अलग कर रहे थे। तीन आवाजें ईयर ड्रम पे गिरेंगी, तो तीनों आवाजें मिल करके जो नई आवाज बनेगी वो भी तो ईयर ड्रम पे जाएगी। मास सेम, ओमेगा सेम, बट एम्पलीट्यूड ऑफ दैट न्यू ऑसिलेशन इज 2a और उसका स्क्वायर। तो हम कहेंगे कंबाइंड SHM विल हैव एनर्जी ऑफ 4E0। E0 के तीन ऑसिलेशन मिलते हैं और कितनी एनर्जी बनती है, 4E0 है ऑब्वियसली। E0 बढ़ गए, बल्कि पता नहीं कहीं से आ रहा होगा, यही चैप्टर इसको डिफिकल्ट बनाता है ना, कि एनर्जी सिंपली ऐड नहीं होती, ऑसिलेशन के एनर्जी डायरेक्ट ऐड नहीं की जा सकती, कि E0 के दो ऑसिलेशन मिलेंगे तो 2E0 बनेगा, नहीं होता ये। है अजीब सा, ये वेव चैप्टर ही थोड़ा सा अजीब है, वेव और ऑसिलेशन चैप्टर इसीलिए टफ हो जाते हैं। E0 plus E0 plus E0 cannot be 3E0, it can be 4E0, sometimes it can be 0 also। देखिए अगर ये 120 होता और ये 240 होता, तो नाउ वी हैव थ्री वेक्टर्स एट 120 डिग्री एंगल, थ्री सेम साइज के वेक्टर 120 डिग्री के एंगल पर बनाओगे, रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। E0 के तीन एनर्जी मिल करके 0 हो जाती है। आपको एनर्जी गई कहां पर, इसी को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब यही है कि दो लाइट आएंगी और दोनों लाइट जब मिलेंगी तो अंधेरा हो जाएगा, वहां पर डार्कनेस, लाइट प्लस लाइट बिकम्स डार्कनेस। कहाँ होता है ऐसा, दो टॉर्च की लाइट एक जगह जलाइए, व्हाइट लाइट और वहां ब्लैक दिख रहा हो मुझे, कहाँ होता है ऐसा, इंटरफेरेंस में होता है, तभी डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज पढ़ते हैं। वहां पे तो दो स्लिट से लाइट आ रही है, लाइट और लाइट मिल करके डार्क कैसे हो जाएगा, ऐसे ही होगा। वो सब होता है बिकॉज ऑफ फेज डिफरेंस। मतलब ऑसिलेशन किस तरीके, ऑसिलेशन जब कंबाइंड हो रहे थे तो उनका फेज डिफरेंस मिल करके बताएगा कि एनर्जीज किस तरीके से ऐड होंगी। बट एक बात श्योर है, एनर्जी डायरेक्टली ऐड नहीं होगी, E प्लस E 2 ही नहीं होगा। स्पेशल केस हो सकता हो जाए 2, स्पेशल केस कौन सा होगा, एक ओमेगा टी होता
एक ओमेगा टी प्लस 90 होता, दो ही वेव होती और 90 का एंगल होता, तो दो वेक्टर होते ए और ए, रिजल्टेंट ए रूट टू आ जाता, रूट टू आता। अब जब रूट टू का टर्म होगा यहाँ पर तो उसका स्क्वायर करने पर टू आ जाता, तो वो स्पेशल केस हो गया। क्या बोलेंगे इस हिसाब से, फाइनल कंक्लूजन क्या है? नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन की बात नहीं, एनर्जी कंजर्व है भाई, हम ये नहीं कह रहे कि एनर्जी कंजर्व नहीं है, ये तो आप फिजिक्स का यूनिवर्सल लॉ फिल कर जाएगा, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मैकेनिकल कंजर्व नहीं होती, एनर्जी तो कंजर्व है ही है, वो किसी और फॉर्म में गई होगी। पॉइंट मेरा सिर्फ ये है, मेरा एक मिस्टेक कंबाइंड ये लिख रहा हूं, एनर्जी ऑफ कंबाइंड एसएचएम, एनर्जी ऑफ कंबाइंड एसएचएम कैन नॉट बी इन जनरल, इट कैन नॉट बी इन जनरल एनर्जी ऑफ SHM1 प्लस एनर्जी ऑफ SHM2, ये मैं कह रहा हूं। स्पेशल केस में कभी आ जाए तो इसका ये मतलब नहीं कि वो लॉ बन जाएगा, इन जनरल ये ऐसे नहीं होता। फिर कैसे होता है? अगर एनर्जी ऑफ SHM इस तरीके से कंबाइंड नहीं होते हैं तो किस तरीके से कंबाइंड होते हैं? सर वेक्टर लॉस, फेजर मेथड से। पहले आपको एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा, फेजर मेथड से पहले ये निकालोगे कि कंबाइंड SHM का एम्पलीट्यूड इंडिविजुअल SHM के एम्पलीट्यूड के कितने टाइम से, और फिर उसका स्क्वायर करके पता लगाएंगे कि इंडिविजुअल SHM की एनर्जी का कितना टाइम कंबाइंड SHM की एनर्जी बनी। ठीक है, ये नोट कर लिया ना, ये नहीं करना, ये बात समझिए, क्योंकि आप भी मानोगे अगर आपको पहली बार ये क्वेश्चन पूछा जाता तो हर कोई यही करता है। 20 वॉट के दो बल्ब जलाए तो हम क्या सोचेंगे 40 वॉट हो गया, नहीं होता, इवन घर में भी नहीं होते। अगर आप 20 वॉट के दो बल्ब जलाइए तो उनका इफेक्ट 40 वॉट के बल्ब जैसा नहीं आएगा। वेव चैप्टर समझा क्यों परेशान कर रहा है? और SHM का एक्चुअली असली पार्ट कोई पढ़ता नहीं है ना, सच बताएं, SHM का रियल पार्ट पढ़ते नहीं हम लोग, टाइम पीरियड निकालते रहते हैं, उसमें मजा आ रही होती है। सेकेंड पार्ट कॉम्बिनेशन ऑफ SHM का एक और पार्ट है, और ये पार्ट ट्रेजेक्टरी फाइंड करने के ऊपर है। कॉम्बिनेशन ऑफ SHM का दूसरा पार्ट ट्रेजेक्टरी फाइंड करने के ऊपर है, जहां पर हम दो परपेंडिकुलर SHMs कंबाइन कर रहे हैं। हेडिंग लिखो आप, टू परपेंडिकुलर SHM एंड ट्रेजेक्टरी। पहले वाले का फिजिकल मतलब समझ गए, फिजिकली मतलब क्या है? मल्टीपल ऑसिलेशंस आर फॉलिंग एट द सेम पॉइंट। कहाँ होता है ये? इंटरफेरेंस में। टू परपेंडिकुलर SHMs एंड ट्रेजेक्टरीज, लाइक आपसे कहा जाए कि एक SHM A1 sin ओमेगा t है एंड द सेकंड SHM इज Y A2 sin ओमेगा t प्लस phi. These are two perpendicular SHMs. तो व्हाट इज ए ट्रेजेक्टरी, मतलब कि y और x में क्या रिलेशन आएगा? व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी, दैट इज रिलेशन बिटवीन y एंड x, और इसको एक टेबल के फॉर्म में कर लेते हैं।
फाई 0 है। तो अब बताओ y और x में क्या रिलेशन बनेगा? फाई 0 साइन ओमेगा टी यहाँ भी, साइन ओमेगा टी यहाँ भी, दोनों इक्वेशन डिवाइड कर देते हैं तो हमें बन जाएगा y इक्वल्स टू a2। मैथ के हिसाब से क्या है ये, कौन सा कोनिक सेक्शन बनता है y इक्वल्स टू a2 बाई a1? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। तो आप कहोगे अ लाइन सेगमेंट, नॉट अ स्ट्रेट लाइन। लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस पता है आपको क्या? लाइन सेगमेंट बिटवीन टू स्पेसिफाइड पॉइंट्स होते हैं। तो ये दो स्पेसिफाइड पॉइंट्स कौन से हैं? हाँ, क्योंकि x की लिमिट्स है, x a1 से ज्यादा नहीं हो सकता, y a2 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो क्योंकि x और y कोऑर्डिनेट्स की लिमिटेशंस है, देयर इज अ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ x, देयर इज अ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ y। तो इनफाइनाइट लाइन तो बनेगी नहीं कि कहीं से कहीं भी चले जाओ। ये आसान टॉपिक है जीरो। अब ऑब्वियसली अगर यही चीज 180 डिग्री होती तो भी लाइन सेगमेंट आता, बस तब फर्क सिर्फ ये होता है कि तब y बराबर माइनस होता ही। 90 डिग्री का केस होता, मान लीजिए फाई की वैल्यू, ये अपने आप मैनेज कर लोगे यार। 90 डिग्री केस होता और मान लेते कि a1 a2 बराबर होते तो क्या होता, और 90 डिग्री केस होता a1 a2 बराबर नहीं होते तो क्या होता? तो पहले वाले केस में जब ये 90 होता है यहाँ पर फाई 90, तो यहाँ पर कॉस ओमेगा टी बन जाता, ये साइन ओमेगा टी। और अगर a1 a2 बराबर है तो दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कम एज ए स्क्वायर, सर्किल बोल देंगे, सर्कुलर मोशन हो रही है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये बन जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर, ये इक्वल्स टू 1 आता है क्योंकि यहाँ साइन ओमेगा टी आता है, यहाँ कॉस ओमेगा टी आता है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी विल बिकम एक्स बाई a1 का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी विल बिकम वाई अपॉन a2 का स्क्वायर। एलिप्स बन जाती है, एलिप्टिकल मोशन होता है। वहीं पर अगर कह दें कि फाई फॉर एग्जांपल 60 डिग्री है एंड a1 इक्वल्स टू a2 है, कोई रैंडम वैल्यू चूज कर लें, इसको अलग से लिखिएगा टेबल के बाहर। फाई 60 है, इसमें ये क्वेश्चन आते हैं। मैथ की लैंग्वेज में बात करी जाए तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म दिया हुआ है आपको। टी और टी का मतलब मैथ में क्या होता है? पैरामीट्रिक फॉर्म नहीं है, कोनिक सेक्शंस का पैरामीट्रिक फॉर्म, जिसमें एक्स को भी टी के फॉर्म में लिखते हैं, वाई को भी टी के फॉर्म में लिखते हैं और फिर टी हटा देते हैं तो वो उसकी इक्वेशन बनती है। तो हम लोग उस मैथ में आप टी को पैरामीट्रिक फॉर्म कह रहे हो, हम लोग उस टी को टाइम का फॉर्म कह रहे हैं। एक्चुअली मैथ्स में जो पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर पढ़ते हो वो टी है टाइम ही। हाँ जी, क्योंकि मैथ जो चीज पढ़ता है वो फिजिक्स को लेकर के पढ़ाई गई, बट वहां पर टी को टाइम बोलते नहीं है, वो कह देते हैं कि टी एक पैरामीटर है, वो पैरामीटर टाइम है। तो x एज अ फंक्शन ऑफ t है, y एज अ फंक्शन ऑफ t है, हम वो t हटा रहे हैं वहां से। अभी बताओ क्या होगा अगर ये है, मान लो तो यहाँ 60 डिग्री है तो y को एक्सपेंड कर लेंगे, y एक्सपेंड कर लेंगे तो बन जाएगा a साइन ओमेगा टी कॉस 60, हाफ हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस a कॉस ओमेगा टी साइन 60 कॉस ओमेगा टी, और वो कॉस ओमेगा टी को लिख लेंगे रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और साइन ओमेगा टी की वैल्यू एक्स बाई ए होगी, साइन ओमेगा टी को एक्स बाई ए रख देंगे। तो y साइन ओमेगा टी को अगर एक्स बाई ए रखेंगे तो y बराबर एक्स बाई टू प्लस ए रूट 3/2 एंड रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इस x बाई टू को लेफ्ट साइड ले जाओ,
ये वाला x/2 आप लेफ्ट साइड कर दीजिए, y माइनस x/2 कर दीजिए और दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लें। कंप्लीटली मैथ है इसमें, मतलब कोई लॉजिकल पोर्शन नहीं। पिछले वाला तो फिर भी आपको फिजिकली समझ में आता है कि फिजिकली उसका क्या मतलब था। इसको जब पूरा प्रॉपर तरीके से सिंप्लीफाई करोगे ना, प्रॉपर तरीके से जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये मैथ के कोनिक सेक्शंस के स्टैंडर्ड फॉर्म शायद जो होता है ax स्क्वायर प्लस ellipse आएगा ये b भी। स्क्वायर प्लस 2gx करके होता है कुछ ऐसे, प्लस c करके सब कुछ होता है ना स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें a b c वगैरह सब देख के बताते हैं कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होगा कि हाइपरबोला होगा कि एलिप्स होगा कि सर्किल होगा। कोनिक सेक्शंस का स्टैंडर्ड फॉर्म उस टाइप की बनेगी चीज। तो 2hxy नहीं लिखा आपने। हमको याद नहीं एक्चुअली वो क्या होता है इसमें यार। 2hxy और जोड़ दीजिए। 2gx 2fy 2hxy 2hxy और कुछ होता है प्लस c। इक्वल टू 0 हाँ। ऐसे होता है। हाँ। तो इसको जब सिंप्लीफाई किया होगा तो a और b दोनों 1 आ रहे होंगे, मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन रहा होगा। यस सर। और x और और y एक एक्स वाई का टर्म बन रहा होगा, मतलब ये टर्म आ रही होगी, ये टर्म आ रही होगी, एक्स वाई वाली टर्म आ रही होगी, ये दोनों नहीं आ रहे होंगे। तो ये क्या है मैथ के हिसाब से, सर्किल हो नहीं सकता, सर्किल की इक्वेशन में एक्स वाई का टर्म नहीं आता, सर्किल की कोनिक सेक्शन की इक्वेशन में एक्स इंटू वाई का फैक्टर नहीं होता कहीं। या तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है या हाइपरबोला है या एलिप्स है। तो इसका एक और तरीका होता है देखने का, इसके आगे भी एक चीज चेक की जाती है। नहीं आ रही भी। किसी को भी याद है बैच में यार कि इसके बाद कैसे पता लगाते हैं कि ये पैराबोला है कि एलिप्स है कि हाइपरबोला है, कुछ और भी तो करोगे क्या है? और h स्क्वायर माइनस ab चेक करते हैं। h है तो ग्रेटर देन 0। अच्छा, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव आ रहा है तो क्या है ये? तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ही बताते हैं ज्यादातर। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस और इक्वल टू 0 तो पैरेलल लाइंस आ जाती थी। पैरेलल लाइंस पहला वाला पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पैरेलल लाइंस नेगेटिव होने पर इलिप्स ठीक है। वैसे बच्चे हमको भी उतना हम लोग भी भूल चुके हैं वैसे, लेकिन ये आप चेक करना, ये एलिप्स की इक्वेशन है, आंसर लिख लो। ये सर ellipse ही है वो पूरा। एलिप्स इक्वेशन ऑफ ग्रेटर एलिप्स। देन 0 में हाइपर जी सर ग्रेटर देन 0 में हाइपरबोला होता है सर। हाइपरबोला होता है ये। अच्छा हाइपरबोला है ये एलिप्स, देख लीजिएगा, हमको मैं याद नहीं है। तो एलिप्स होता है ये, तो पता होना चाहिए ना बच्चा। देखो हम कह रहे हैं हमारा इसमें कोई काम नहीं है। और इसमें पैराबोला का पार्ट नहीं होता कोई, मतलब इस इक्वेशन से पैराबोला नहीं चेक होता कभी। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैं पता नहीं है मेरे को। पैराबोला से देखा भी तो कहाँ पे एज करना होता है हम लोग के जो पैराबोला उस समय होता है जब h स्क्वायर तो, लेकिन सर जो VC 2FGS एक टर्म होता है सर, वो इक्वल टू 0 वो भी हो तो होता है सर। बोला सर दो इक्वेशंस लगती हैं साथ में, तो उसके मतलब वही अच्छा। तीन होती है ना, e इक्वल्स टू 1 होना चाहिए और जो डिटरमिनेंट होना चाहिए वो नॉट इक्वल्स टू 0 और फिर h स्क्वायर इक्वल्स टू ab, तब पैराबोला हो। ठीक, इतना डिटेल हमारे में नहीं आएगा, मैं सिर्फ तुमको अलर्ट कर रहा हूँ कि हम ये कर सकते हैं कि भाई यहाँ इक्वेशन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी कर दें, बस ज्यादा नहीं। और
बाकी ऐसा कुछ बन जाए। हालांकि एक अच्छी बात ये है कि हमारा आंसर कभी भी हाइपरबोला नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। पैराबोला और हाइपरबोला हमारे आंसर कभी नहीं होंगे। सर्कल भी होते एक ही लिए बचा है। क्यों नहीं होंगे? एक्स की एक मिनिमम वैल्यू है और एक मैक्सिमम वैल्यू है, वाई की एक मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है। तो जो भी मोशन होगा वो बाउंडेड मोशन होगा। एक पैराबोला ओपन कर्व है, बंद नहीं होता कहीं। हाइपरबोला भी ओपन कर्व है। क्लोज कर्व कौन से हैं? एलिप्स, सर्कल, ये सब। लाइन सेगमेंट, एलिप्स, सर्किल। तो हमारे आंसर हमेशा क्लोज कर्व आएंगे। अब याद रहेगा तुम्हें, सर्किल की इक्वेशन बड़ी इजीली देखी जा सकती है। तो बाकी जो भी हो रहा है वो एलिप्स ही आएगा हमेशा, ऑलवेज एलिप्स। क्योंकि अगर पैराबोला बनता तो वाई की कोई लिमिटेशन नहीं होती, या एक्स की कोई लिमिटेशन नहीं होती, कोऑर्डिनेट्स कहीं भी जा सकते हैं। पैराबोला तो इन्फिनिटी तक जा सकता है। ठीक है जी। तो अब ये कह सकते हैं एसएचएम का हमारा जनरल टॉपिक खत्म हो गया, जनरल वाले। अब एक क्लास में सिर्फ एक या दो क्लास जो भी लगे, टाइम पीरियड ऑफ ब्लॉक्स, पेंडुलम और ये सब। ठीक सर एंगुलर एसएचएम कराएंगे ना? है बच्चा? सर एंगुलर एसएचएम, फिजिकल पेंडुलम, ये सब होगा ना? हाँ हाँ, टाइम पीरियड निकालना बताएंगे। Yes.